Victoria owns several properties and has year ended December. Wherever possible, Victoria carries investment property under fair value model. कहता है जहां भी पॉसिबल होगा, आपने आई गेस 40 को किस पे रखना है, फेयर वैल्यू मॉडल। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में अब आई कैप ने ना तकरीबन अपनी नेचर बना लिया है कि कम से कम 12 नंबर तक एक सवाल वो ऐसा देता है जिसमें हमारे रिमार्क्स पूछता है अंग्रेजी, यानी उसको हमने कोई 1.5-2 लाइनों का ना सेंटेंस फॉर्म में लिखना होता है। वो ज्यादातर IS 20 का करता है, सबसे ज्यादा IS 20। लेकिन वो किसी भी स्टैंडर्ड को, लास्ट टाइम उसने एक IS 7 स्टैंडर्ड है, उसमें से 2 दफा ऐसा हुआ कि उसने ना लिखने वाली बातें पूछी। IS 16 में से एक दफा पूछ ली, ज्यादा IS 20 से पूछता है। एक दफा IS 23 से भी उसने पूछा, तो वो 6 नंबर 8 नंबर, मैक्सिमम 12 नंबर और मिनिमम 4 नंबर। अब इसमें वो क्या कहता है, प्रॉपर्टी 1 वाज एक्वायर्ड और जनवरी ईयर 1, it had a cost of rupees 1 million comprising rupees 500,000 land or 500,000 building. The building have a useful life 40 years. Victoria uses this property as its head office. बताओ ये ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है या इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी? ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, क्योंकि ये हेड ऑफिस के इस्तेमाल में है। इसका पर्पस ना तो रेंटल है ना कैपिटल एप्रिसिएशन। अच्छा, उसने पूछा क्या है, जो रिक्वायरमेंट में क्या है, कहते हैं फॉर ईच ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज ब्रीफली स्टेट हाउ इट वुड बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ विक्टोरिया ईयर 8, आइडेंटिफाई एनी इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिट और लॉस। ये कौन सा साल है, ईयर 1, और पूछ कौन सा साल है, ईयर 8 की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब गेन या लॉस या एसओपीएल में क्या अमाउंट जानी है। दूसरे लफ्जों में एक्सट्रैक्ट ही पूछ रहा है। बी पार्ट कहता है प्रोड्यूस एन एनालिसिस ऑफ नॉन करंट एसेट फॉर विक्टोरिया शोइंग ईच ऑफ द अबव प्रॉपर्टी सेपरेटली, 2 कॉलम्स नॉट रिक्वायर्ड। सेपरेटली से क्या मुराद है कि आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अलग लिखनी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अलग लिखना है। एक्सट्रैक्ट बनाने का वो हमें कह रहा है, तो हमने जब लिखना है ना, ऊपर लिख देंगे नॉन करंट एसेट्स, यहां पर लिख देंगे ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और यहां पर लिख देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सबसे पहले प्रॉपर्टी 1, वो किस में आता है, पीपी के अंदर। प्रॉपर्टी 1 आज उसकी क्या वैल्यू है, 1 मिलियन, तो डेप्रिशिएट तो सिर्फ 5 लाख ही होगा ना, लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होती। डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय, किस साल के एंड में पूछ रहा है, दिसंबर ईयर 8। कितने सालों की डेप्शन आएगी, 8 सालों की। अच्छा, पहले तो सिर्फ सिंपल 1 पे मल्ट करें ना, कितना आ गया, 12,000। ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आती, मल्टीप्लाइड बाय 8, क्योंकि उसने ये भी पूछा है कि एसओपीएल के अंदर भी लिखे। यहां पर हमने क्या करना है, नॉन करंट एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1 मिलियन माइनस कितनी अमाउंट है, 8 से मल्टीप्लाई किया 1 लाख, और ये तो पता चल गया ना 1 मिलियन क्यों लिखा, 500 बिल्डिंग है, 500 लैंड, 500 बिल्डिंग है और 500 लैंड का, डेप्थ सिर्फ उसकी थी। उसके बाद उसने एसओपीएल के बारे में भी कहा है। हम नीचे यहां पर साइड पर ना एसओपीएल का भी बना लेते हैं साथ, एसओपीएल डेप्रिसिएशन 12, क्योंकि हमने सिर्फ ईयर 8 का बताना है। अब आगे चलते हैं, हो गया ये क्लियर। प्रॉपर्टी 2 वाज एक्वायर्ड मैनी इयर्स अगो फॉर रुपीज 1.5 मिलियन, बड़े साल हो गए उसको खरीदा है, 15 लाख का। फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल का क्या मतलब है, कैपिटल एप्रिसिएशन। दिसंबर 7 इट हैड अ फेयर वैल्यू 2.3 मिलियन, दिसंबर 7 पिछले साल के एंड पे वो 2.3 मिलियन का था। पहले जैसे मर्जी रहा है, हमें चाहिए पिछली लास्ट फेयर वैल्यू।
कहते दिसंबर 2008 में उसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई 2.7 मिलियन और उसकी लाइफ क्या है 40 साल। लाइफ जो मर्जी है, हमें कोई लेना देना नहीं। पिछली फेयर वैल्यू क्या है 2.3, ये वाली कौन सी है 0.4 मिलियन फेयर वैल्यू गेन। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस वैल्यू से आएगी 2.7 से, उस साल की फेयर वैल्यू पे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे है ना, डेप्रिशिएट तो होना नहीं, उसकी फेयर वैल्यू पे लिख देंगे। मतलब अगर मैं यहां पर आऊं, यहां पर हेडिंग दूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 2, क्या वैल्यू उसकी आ जाएगी सीधी सीधी 2.7 मिलियन। जो उसकी फेयर वैल्यू है वही उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वैल्यू है। और फेयर वैल्यू गेन या लॉस किधर चला जाएगा एसओपीएल के अंदर। कितनी अमाउंट से, किस नाम से, फेयर वैल्यू, कितनी अमाउंट है 0.4, 4 लाख। इसको हम लिख देते हैं ब्रैकेट में और इनकम को लिख देते हैं बगैर ब्रैकेट। प्रॉपर्टी 3 was acquired June 2000 year 2 for rupees 2 million for its investment potential। क्या है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। The director believed that fair value of this property was 3 million December 7 and 3.5 million December 8. However, due to specialized nature of this property, figure cannot be corroborated, not be reliable। corroborated का क्या मतलब है, reliable, फेयर वैल्यू बताई हुई है लेकिन रिलायबल नहीं है। कहते हैं उसकी लाइफ है 50 साल। क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये पीपी है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं रख सकते। हेडिंग किसके अंदर आएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट। अगर फ्यूचर में उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल हो जाए तो क्या वापस फेयर वैल्यू मॉडल पे ले जाए, फिर अब सारी जिंदगी कॉस्ट मॉडल पे रखें। ठीक होगी बात। अब अगर कॉस्ट मॉडल पे रखना है तो फिर तो डेप्रिशिएट होगा। तो बताया जनाब कितनी वैल्यू है 2 मिलियन डिवाइडेड बाय उसकी लाइफ है 50 साल। कितना टाइम गुजर गया है। वैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है तो इसकी क्या वैल्यू कितनी आ रही है 40,000 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टोटल कितना गुजर गया, जून 6 महीने ईयर 2 के 6 महीने और बाकी 6 साल, तो 6.5 साल बन गए टोटल। मल्टीप्लाइड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 6.5। अब आए जनाब, लिखेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी 3, 2 मिलियन उसकी वैल्यू है। कितना डेप्रिशिएट हो गया 260,000, 1740। और यहां पर डेप्रिसिएशन कितनी आएगी भला, 1 साल की आएगी ना। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। और ब्रीफली डिस्क्राइब भी आप कर सकते हो कि जी जनाब इसको हम क्यों नहीं फेयर वैल्यू पे रख रहे, क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है। और ये दोनों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैं। चले जी, ये उसने यहां पर ट्रीटमेंट अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और बाद में ये बनाया भी हुआ है। ये हमारे पास उसने 1000, ये बेसिकली कैरिंग अमाउंट, उसने क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो जैसे नहीं अपने फॉर्मेट लिखते हैं वो डिस्क्लोजर वाला। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2700, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1700, मेन इसका साथ हमारा ताल्लुक। फिर 12,500 डेप्रिसिएशन, 87,500। तो ये वर्किंग है, ये तो वर्किंग उसने लिखी। यहां पर ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है। ये
12.5 और क्या हुआ? आपने इसको किसी भी फॉर्मेट में डिस्क्राइब कर सकते। हाँ, जब वो एनालिसिस कहता है ना, ये लिख ले, जब वो एनालिसिस ऑफ नॉन करंट एसेट करता है तो फिक्स एसेट स्केड्यूल बनाते हैं। स्केड्यूल, डिस्क्लोजर नहीं, सिर्फ उतना स्केड्यूल। डिस्क्लोजर तो ना पूरा मेजरमेंट बेस लिखना और वो सारा कुछ नहीं लिखना। एनालिसिस ऑफ नॉन करंट एसेट में सिर्फ क्या लिखना होता है? वो स्केड्यूल बनाना होता है। अगर लिखता है एनालिसिस ऑफ नॉन करंट एसेट तो ये बेसिकली होता है फिक्स एसेट स्केड्यूल का नाम। चलें जी, इसके बाद आज का हमारा मेन टॉपिक है ट्रांसफर। जी, किस चीज का डिस्पोजल? हाँ तो बेच दो, नहीं तो आप खुद का लेना। डिस्पोजल से क्या होगा? कैश डेबिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट हो जाएगा। अगर ये होगा कॉस्ट मॉडल पे फिर आई 16 वाला होगा। अगर होगा फेयर वैल्यू मॉडल पे सिंपल क्या होगा? फेयर कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, जो डिफरेंस है वो एसओपीएल में चार्ज होगा। इसकी एंट्री में कोई नई चीज नहीं है, वैसे हो जाना है ये अभी हुई करने लगे। ट्रांसफर, लव्स ट्रांसफर या चेंज इन यूज। अगर आप स्टैंडर्ड पढ़ने वाले बंदे हो तो पैरा नंबर 57 और 58 में ये सब ट्रांसफर के बारे में बातें लिखी हुई हैं। और अगर आप पैरा वो नहीं पढ़ना चाहते तो बस ये पेज पढ़ लेना, तो आपके लिए काफी हो जाएगा, जो कि आपको समझ नहीं लगेगा। हाँ जी, ट्रांसफर का मतलब क्या है या चेंज इन यूज का मतलब क्या है? पहले आप रेंट पे दे रहे थे, अब आप आपने वहां पर हेड ऑफिस बना लिया, तो आपने ट्रांसफर या चेंज इन यूज, हाँ कह सकते हो, ट्रांसफर या चेंज इन, मतलब एक चाय का तो ट्रांसफर या चेंज इन यूज। अच्छा जी, पहले आप थे AIIS 40 के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? आपने या तो रेंट पे दी थी प्रॉपर्टी या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। अब आपने वहां पर अपना हेड ऑफिस बना लिया, तो किधर चले गए? IAS 16 के। इसको आप रिक्लासिफिकेशन कह सकते हो, चेंज इन यूज कह सकते हो, ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टैंडर्ड टू अदर स्टैंडर्ड। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है पहले हेड ऑफिस हो लेकिन आप निकम्मे थे, आपसे बिजनेस चल नहीं सका, तो आपके घर वाले ने कहा दफा कर बिजनेस को रेंट पे दे दे, चलो रेंट तो आएगा। भाई अक्सर आप लोगों के साथ होना है, ये जो निकम्मे लोग होते हैं ना वो ऑलवेज निकम्मे ही रहते हैं। फिर वो खास तौर पर वो लोग निकम्मे होते हैं जिनके पेरेंट्स ने पहले जायदाद बना ली, अब उन्हें जरूरत नहीं है, और जिनके पेरेंट्स ने पहले जायदाद नहीं बनाई उनको जरूरत है मेहनत करने की। तो ये एक सर्कल चलता रहता है। कहते हैं मैक्सिमम 120 साल होते हैं एक नस्ल के लिए, रोटेशन के लिए। आप देखिए बड़े बड़े जो कहते हैं ना, सुल्तान सिकंदर खत्म हो गए, बाद में नई नस्ल आ जाती है। ये आप जो शहरों में तो कोई एक दूसरे, ये तो आपस में अपने अब्बू को देखते हैं कि बड़े दिनों बाद, तो देहातों में ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे को जानते होते हैं और नस्लें एक दूसरे को जानती होती है। तो वहां पर ऐसा होता है कि वहां पर मैंने देखा है रियलिटी में कि बचपन में जिन लोगों के पास बहुत पैसा था या जो जिसकी ठाट बाट थी, अब उनके पास पैसा बहुत कम है, और जिनके पास वो खाने के लिए खाना नहीं होता था अब उनकी ठाट बाट है। ये सर्कल देखा है, लेकिन बहुत कम लाइफ के अंदर 10 15 20 सालों की रोटेशन के अंदर ये नजर आया। तो कहते हैं 120 साल होते हैं जिसमें ये एक रोटेशन चलती है। अब जैसे हर लैंग्वेज की एक पावर होती है। 18 से पहले क्या था? पर्शियन, रोमन, ग्रीक, यूनान, आजकल इंग्लिश है। हो सकता है आने वाले दिनों में चाइनीज आ जाए, जर्मन आ जाए, इटालियन आ जाए, उर्दू भी आ सकती है, पंजाबी भी आ सकती है, कोई भी बंदे को नहीं, कोई भी किसी भी लैंग्वेज। इसी तरह सुपर पावर भी ऐसे ही होते हैं। अमेरिका से पहले कोई और सुपर पावर था,
तो जनाब आपने पहले हेड ऑफिस बनाया हुआ था, अब आप हेड ऑफिस से उस बिल्डिंग को क्या कर रहे हो, या ऐसा अपना हेड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो किसी और जगह, नहीं निकम्मे आप, आपने अपना हेड ऑफिस अच्छी लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया, और वो जो पुरानी जगह है आप उसको सेल करने के बजाय रेंट आउट कर रहे हो। तो पहले फिर 16 में था, अब क्या हो गया 40। अरे दोनों का पार्टी करें। ओके की बात। उसके बाद अगर पहले आप IS 40 में ही थे, 40 से क्या मुराद है, आपने समझा कि जनाब रेंट पे देते थे, रेंट पे देते देते आपको ख्याल आया कि क्यों ना आप प्रॉपर्टी डीलर ही बन रहे हो, तो कुछ आता नहीं आपको, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर वही बनते हैं अमीर पाकिस्तान के अंदर। तो जो निकम्मे होते हैं ना, जो पढ़ते नहीं है, जो तो कि आपके घर में कोई है तो नहीं। चले नहीं, देखिए ना, जो बंदा एक पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट बंदा है ना, जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं, जो ज्यादा पढ़ाकू होते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो बिजनेसमैन बन सकते हैं या वो कोई इस तरह, क्योंकि उनको एक अच्छी जॉब मिल जाती है और वो जॉब ही करते रहते हैं। ये जो निकम्मे होते हैं ना, ये एक जाहिर सी बात है, इन्हें जॉब जो तो मिलनी नहीं, अल्टीमेटली क्या करते हैं, ये काम फिर शुरू कर देते हैं, पहले रेडी लगाते हैं, थोड़े से फिर रेडी लगाने से आगे आहिस्ता 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 को 20 सालों में 25 सालों के अंदर ये एक बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। फिर वही जो पढ़े होते हैं उनको कहते हैं आओ हमारे कारोबार का ऑडिट करो आके। हाँ जी, तो IS 40 से IS 2 से क्या मुराद है, आपने उसको सेल परचेज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मतलब आपने उसकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी, आप प्रॉपर्टी डीलर बन गए और सबसे पहले आपने अपनी जमीन ही बेचना शुरू कर दी, मतलब उसी को ही सेफ पे लगा दिया। या पहले आप डीलर का काम कर रहे थे, अब आपने कहा कि यार बस बहुत हो गया, अब बेहतर यही है, जैसे आजकल ये सिचुएशन है भी सही, आजकल प्रॉपर्टी का बहुत मंदा चल रहा है, लोग खरीदने वाले हैं नहीं, लोगों ने घर बनाकर बनाए हुए हैं। पहले क्या होता था, सेल के 1 साल के अंदर 2-3 घर बिक जाते थे, अब 2-3 सालों के अंदर एक घर भी नहीं बिक रहा, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। वो जो घर बने बनाए हैं, अब वो कहते हैं यार बिक तो रही नहीं, तो क्यों ना हम फिर इसको रेंट पे दे देते हैं। तो फिर वो पहले IS 2 में थे, अब वो किस में चले गए, IS 40 के। ये है ट्रांसफर, मतलब आप 40 से 16 में, 16 से 40 में, 40 से 2, 2 से 40, और ज्यादातर जो पेपर आता है ना वो ये है कि आप 40 से 16 में या 16 से 40 में, ये नहीं कि 2 के साथ आपको कोई ताल्लुक नहीं, उधर भी है। तो हम फिर पहले 40 से 16 में जा रहे हैं। सबसे पहले अजम्पशन क्या है कि IS 40 एट फेयर वैल्यू मॉडल, IS 40 एट ट्रांसफर में IS 16 की बात नहीं कर रहा, IS 40 की, और हम जा रहे हैं IS 40 से IS 16 की। पहले सवाल के साथ ही करते हैं, बिल्डिंग परचेज्ड at 1/1/2022 for rental purpose at the rate of rupees 600,000 rent annually during year 2024 at 1/3/24, that
property used as head office total useful life of building is 20 years. Fair value at December 22 rupees. अच्छा, आपने यहाँ पर ना परचेज एट दिस फॉर रेंटल पर्पस, यहाँ पर इसकी ना कीमत लिखने 200 मिलियन लिख लें। फेयर वैल्यू आ गई 240 मिलियन। दिसंबर 23 रुपीज 245 मिलियन और 1324 रुपीज 250 मिलियन, 252 कर लो। और दिसंबर 24 रुपीज 260 मिलियन। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, हमने एंट्रीज पास करनी है इसकी। ये हमारा क्वेश्चन है जी। बिल्डिंग हमने परचेज की थी 2022 में 200 मिलियन की और 6 लाख रेंट के ऊपर, एनुअल रेंट के ऊपर, मतलब 50,000 पर मंथ। 2024 के अंदर मार्च में आपने फैसला किया कि उसके हेड ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और आपने पेपर में तो आपको ना किसी एक साल की एंट्रीज पास करनी आएगी और मैं क्योंकि सारे सालों की समझा देता हूं तो पेपर में भी आप सारे सालों की लिखाते हो। पेपर में जितना पूछेंगे बस उतना जवाब है, ठीक है ना, जरूरत से ज्यादा जवाब नहीं देना। अब आए जरा मुझे बताओ 1122 को जो मैंने एंट्री पास करूंगा वो कैसी होगी? 1122 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट, कितने से? तो रेंटल पर्पस के लिए आएगा, मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट की है। जब खरीदूंगा तब क्या एंट्री पास करूंगा? तो फिर वही पास किया। 1122 को तो खरीदी है, ठीक है। चले अब 2022 में क्या इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी? एक और एंट्री पास होगी दिसंबर 22 में, बैंक डेबिट या रिसीवेबल भी डेबिट कर सकते हो और रेंटल इनकम क्रेडिट। 6 लाख से तो 0.6 मिलियन आ जाएगा। और एक और एंट्री भी पास होगी दिसंबर 22 को। दिसंबर 22 को आपका एसेट कितने का हो गया था? 240 मिलियन का। तो क्या एंट्री पास होगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन या एसओपीएल क्रेडिट। ये आपकी 2022 की एंट्रीज पास होगी। अगर नहीं समझ लगी तो पूछ ले। 6 लाख रेंट है, इसको मिलियन में लिखा। रेंट हमें मिला है तो बैंक डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट। नहीं मिला तो रिसीवेबल। गेन अलग चलता है और रेंट अलग चलता है। जैसी बात है, रेंट अलग आएगा, गेन या लॉस अलग आएगा। जरा खामोशी। आप मुझे बताओ इन 3 एंट्रीज में एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी
तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, बैंक या कैश। जो रेंट मुझे मिलेगा, मेरे पास बैंक पैसे आए ना, कैश या बैंक डेबिट, और अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट। फिर उसके बाद ईयर एंड के ऊपर डेप्रिशिएट तो ये होगा नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे है। तो अगर वैल्यू बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कम होगी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और दूसरी साइड पर एसओपीएल या फेयर वैल्यू गेन एंड। अब आ गया 2023 में। 2023 में एक तो रेंटल इनकम की एंट्री पास होगी और एक फेयर वैल्यू गेन या लॉस, बस। और यही आप एक्सट्रैक्ट भी बन सकते हैं इसी से। हाँ जी, तो क्या एंट्री पास होगी जनाब 31 दिसंबर 23 को। एक तो इन्वेंट्री पास होगी बैंक डेबिट, रेंटल इनकम, रेंटल इनकम या रेंट इनकम क्रेडिट 6 मिलियन। 6 लाख। ठीक होगी बात। उसके बाद सेम डेट को फेयर वैल्यू गेन या लॉस, कितने से 5 मिलियन से। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 5 मिलियन। हाँ जी, ये हमारी एंट्रीज टोटल होगी 2 सालों की। अब आ जाए 2024 जो हमारा मेन टारगेट ईयर, क्योंकि उसमें चेंज आ गया ना। सैले जी लिखने के बाद बताना, फिर आगे चलेंगे। लिख लिया सबने? इधर ही हो ना? चल, जिस टाइम चेंज आया, सबसे पहले जिस स्टैंडर्ड में आप हो ना, उसके हिसाब से एंट्री पास करनी होती है। आप IAS 16 में पहले हो तो IAS 16 की रीवैल्यू फेयर वैल्यू की एंट्री बनाएंगे। आप 40 पे हो तो 40 में पहले फेयर वैल्यू पे आओगे। अभी आप पहले किस में हो? 40 में। तो उस जिस दिन चेंज आया, एक तो 3 महीनों की रेंटल इनकम की एंट्री पास कर दो। 3 महीनों की रेंटल, 3 महीनों की 2 महीनों की, 2 महीनों की। एक तो 2 महीनों की रेंटल इनकम की एंट्री पास हो जाएगी। बैंक डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट 0.1। इसका तो चेंज के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं ना। अब है, आपने 40 से 16 में जा रहे हो, सबसे पहले 40 की एंट्री पास करो, उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे, फेयर वैल्यू पे लेकर आओ। आपका एसेट पहले 245 का पड़ा हुआ, 50 का, 45 का, 1324 को वो हो गया 252 का। कम हुआ ज्यादा? पहले अकॉर्डिंग टू 1324 आपने एंट्री पास करनी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। बात समझ लगी? आप जिस 16 में होते ना, तो हम पहले 16 की एंट्री पास करते हैं। आप 40 में हो तो आपने पहले 40 की एंट्री पास करनी है। लेकिन ये अजम्पशन ऊपर वाली है, IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तब ऐसा होता है। हो गया फेयर वैल्यू पे। अब इसको ले जाओ PPE डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 252 से। ये बात समझ लगी? आपने अपने एसेट्स को किसी भी स्टैंडर्ड में ट्रांसफर करना है, फेयर वैल्यू पे करना है। किसी भी स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में जाना है तो किस पे ट्रांसफर करना है? लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल पे हो। 16 से 40 में आओ या 40 से 16 पे जाओ, फेयर वैल्यू मॉडल पे ट्रांसफर होना है। अब आपका ये वाला एसेट किस पे चला गया? अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में चला गया। अब ऐसे समझो जैसे PPE का एडिशन हुआ है। अगर ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो उसको रिवैल्यूएशन मॉडल के साथ करोगे IAS 16, और अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो कॉस्ट मॉडल। कुछ नहीं बताया तो बेहतर कॉस्ट मॉडल ही होता है, कुछ ना बताया हो तो कॉस्ट मॉडल। रिवैल्यू तो हो रहा है लेकिन IAS 16 है ना, तो IAS 16 में कॉस्ट मॉडल पे अगर फेयर वैल्यू बताई भी हो तो हम क्यों उसको छेड़ेंगे? हम उसको बेहतर है किस पे रखें? कॉस्ट मॉडल पे। अगर उसने खुद बता दिया कि IAS 16 का रिवैल्यूएशन मॉडल है, फिर रिवैल्यू करेंगे। पहले 10 महीनों की डेप्रिसिएशन,
फिर एलिमिनेशन, फिर वही जो काम हम करते हैं पहले, तो हम इस क्वेश्चन को इवैल्यूएशन मॉडल से कर लेंगे तो भी ठीक होगा। वो ठीक हो जाए। लेकिन फिर आपको नोट देना पड़ेगा कि हमने अज्यूम किया है कि रिवैल्यूएशन मॉडल 31 दिसंबर 2024 10 महीनों की डेप्रिसिएशन ले, बताओ कितनी डेप्रिसिएशन आ गई, तो उसकी लाइफ बताई हुई है। रिमेनिंग लाइफ 2 महीने भी गुजारने हैं, जो रिमेनिंग लाइफ है वो 2 साल 2 महीने गुजर गया, तो 17 साल 10 महीने रिमेनिंग लाइफ। देखें 252 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 10 बाय, ये लाइफ लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 12, क्योंकि 10 महीनों की डेप्थ लेनी है तो 10 बाय 12 नीचे टोटल लाइफ और आगे मल्टीप्लाई 10 बाय 12, कितनी वैल्यू आ गई 11.7। तो आपके पास एंटर की डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 11.77, 11.78। चलो जो भी आ रहा है। देखें पहले आपने जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से अब इसमें आए, ये पता चला पीपी डेबिट इन्वेस्टमेंट, अब आपने एक एसेट खरीदा 252 मिलियन का पीपी का, उसको डेप्रिशिएट कैसे करोगे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब कॉस्ट उसकी है 252, लाइफ टोटल उसकी 20 साल थी, 2 साल 2 महीनों तो वो रहा IAS 40 के अंदर, अब उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी 17 साल 10 महीने, तो मैंने 17 साल 10 महीने पे डिवाइड कर दिया, और कितने टाइम की डेप्रिसिएशन मुझे चाहिए 10 महीनों की, तो 10 बाय 12 से मल्टीप्लाई। 17 साल 10 महीने से किया तो वही डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, 17 मार्च की तो चाहिए 10 मार्च की चाहिए पूरे साल की आएगी जी। अच्छा कोई सवाल सारे का गौर, अगर रेट होता जान छुड़ाने के लिए रेट से मल्टीप्लाई कर दो, अगर वो ये कहता कि रेट शुरू में था तो 1 रेट करके लाइफ फाइंड कर लेते, लेकिन अगर WDV मेथड होता ना फिर डायरेक्ट रेट अप्लाई करते, फिर क्या करते 252 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 12, और आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई आधा पौना नंबर वो काट लेता है। स्ट्रेट लाइन में भी मैंने अक्सर आई कैप के सजेस्टेड आंसर के अंदर देखा है कि वो लाइफ फाइंड नहीं करता, वो रेट से ही काम आगे चला लेता, तो रेट होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से और मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 12, खत्म हो गया जी। अगर IAS 16 में फेयर वैल्यू मॉडल पे लेना है, अगर IAS 16 रीवैल्यूएशन मॉडल पे होता तो ये डेप्रिसिएशन तो फिर भी आनी थी, फिर इसको एलिमिनेट करते और फिर रीवैल्यू। मैंने ये तो कहा है। मैं कह रही हूँ कि अगर लोगों ने इसको पीपी में लेना है तो कह रही हूँ। देखें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के 2 ही मॉडल है, या कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल। अगर वो कॉस्ट मॉडल पे है तो बस खत्म है, अगर ये रीवैल्यूएशन मॉडल पे होता तो ये एंट्री पास करने के बाद इसकी एलिमिनेशन कर दे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपीई, और फिर इस 252 से 260 हुआ है ना, तो फिर पीपीई डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, तो फिर पूछ क्या रहे हो कि अगर हमने पीपी में इसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे लेना है तो सिंपली कंडीशन है कि पहले फेयर वैल्यू मॉडल को IAS 16 में नहीं। क्या बता रहे हैं? देखें वो अभी वो इधर अभी सिर्फ एक शर्त है, IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल पे है बस, बाकी जो मर्जी हो। जब भी IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल पे होगा तो कोई भी एसेट उधर आएगा या वहां से जाएगा, पहले उसकी फेयर वैल्यू पे लाया जाएगा उसको, फिर उसको ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे पहले मैंने क्या किया, इस डेट को उसको फेयर वैल्यू पे लाया गया फिर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब मेन खूबसूरत बात आगे आने लगी है, ये तो बच्चों वाला बात है, ये वैसे आप लोग परेशान हो गया। अगले सवाल पे वो जो बैंक आपने 0.5 के एक्चुअल पास किया, ये 2 महीनों करंट है, 6 लाख साल का है, 6 लाख साल के तो महीने का हो गया 50,000, तो एक और एक बात तो एक माह का 50,000, तो 2 महीनों का है। 2 महीने का और सर ये 24 के पहले तो
यानी वो 1324 हुआ था। चलिए अगले सवाल पे आ जाए। आओ जी, क्वेश्चन ये है, हेड ऑफिस परचेज्ड for rupees 700 million, तो ये आगे 16 से आगे 14 head office purchase rupees 700 million, useful life 20 years, at 1/1/2021, at 1/7/2025, rent out its head office, PPE cost model, investment property fair value model। उसके बाद फेयर वैल्यू, at December 21 rupees 720 million, December 22 rupees 750 million, December 23 rupees 780 million, December 24, ये ज्यादा साल नहीं हो गए, अब 25 की बजाय ना हम किसी पहले चले जाते हैं, 23 में चले जाते हैं, मेन तो कॉन्सेप्ट ही समझने हैं ना। तो 1/7/23 रुपीज 760 मिलियन, फिर दिसंबर 24 रुपीज 800 मिलियन, दिसंबर 25 रुपीज 790 मिलियन। चलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पीपीई कॉस्ट मॉडल, पीपीई कॉस्ट मॉडल और IS40, और जब ये IS40 फेयर वैल्यू मॉडल पे आए, जब भी इधर कोई आएगा या यहां से कोई जाएगा फेयर वैल्यू पे आएगा, दूसरे के बारे में पूछा ही नहीं जाएगा कि उसका क्या मॉडल है, सिर्फ 40 का मॉडल पूछा जाएगा कि वो कॉस्ट मॉडल है या फेयर वैल्यू मॉडल है। अगर वो फेयर वैल्यू मॉडल है, कोई आएगा तो भी फेयर वैल्यू पे, कोई जाएगा तो भी फेयर वैल्यू। ठीक होगी बात। अब 2021 हो गया, 2022 हो गया, ये तो साफ साफ डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी, क्योंकि पहले क्या था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर मैं बात करूं 1/1/21 की, तो पीपीई डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट 700 से, ऐसा ही होगा। अगर मैं एंट्री की बात करूं, दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से, 35 से। गॉट इट। दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation 35 से। 2022 तो हो गया, अब चलते हैं 23 पे, और आपने अभी लिखना छोड़ दिया।
2023 में लिखना छोड़ जी। सबसे पहला काम क्या है जी? डेप्रिसिएशन। अभी 6 महीने तो हम पीपी के अंदर है ना, तो 6 महीनों की डेप्रिसिएशन लेना 1723 डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 17.5 17.5। अब मैंने आपको कहा है कि IS40 का मॉडल देखते हैं। IS40 फेयर वैल्यू मॉडल पे है, तो दिस 1723 सबसे पहले हम 16 के अंदर है, 40 के अंदर है, 16 में उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे ले आओ। 16 के अंदर रह के जिस स्टैंडर्ड में आप पहले होते हो उस स्टैंडर्ड में फेयर वैल्यू पे लाना है, और 16 में तो फेयर वैल्यू होता है नहीं, वहां क्या होता है रीवैल्यूएशन मॉडल, तो उसको रीवैल्यू करो, चाहे वो कॉस्ट मॉडल पे है चाहे वो रीवैल्यूएशन मॉडल पे है। जब भी 40 में जाएगा फेयर वैल्यू करके जाएगा। तो पहले वही काम, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट पीपीई क्रेडिट, वो पीपी वाला जो रिवैल्यूएशन है। हाँ जी, कैसे करो जरा 87.5 या 17.5? 87.5, क्योंकि जब भी एलिमिनेशन करते हैं सारी डेट एलिमिनेट करते हैं। हाँ, अगर ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे होता तो देखते हैं कि कहां तक एलिमिनेट हो चुका है और कौन सा करना है। फिर उसके बाद पीपीई डेबिट। हाँ जी बताएं, एसेट की वैल्यू 700 की थी, 87.5 माइनस कितनी रह गई 612 वाला एसेट आपका इस डेट को कितने का हो गया था 760 का, क्योंकि ना तो 720 हमारे किसी काम का है ना 750 हमारे किसी काम का है, क्योंकि हमारा तब कॉस्ट मॉडल था। अब हम आ गए फेयर वैल्यू मॉडल पे, तो फेयर वैल्यू मॉडल पे आए जरा, 612 वाला एसेट कितने का हो गया 760 का, कितना सरप्लस आया 147.5। आओ जरा, हाँ जी पीपीई डेबिट OCI क्रेडिट कितने से 147.5 पे 147. अब एंट्री पास हो जाएगी सेम डेट को, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पीपीई क्रेडिट कितनी अमाउंट से 760 फेयर वैल्यू से। हाँ OCI टू रिटेन नहीं, OCI टू, अच्छा OCI का दूसरा नाम क्या होता है एक्सेस डेट उसे कहते हैं, रीवैल्यूएशन क्या उसे कहते हैं एक्सेस डेट उसे कहते हैं ना, वो रियलाइजेशन ऑफ सरप्लस। अब वो तो चला गया फेयर वैल्यू मॉडल में, और फेयर वैल्यू मॉडल में तो उसने डेप्रिशिएट ही नहीं होना, और जब डेप्रिशिएट ही नहीं होगा तो उसकी एक्सेस डेट कहां से आएगी तो वो सरप्लस पड़ा रहेगा ऐसे ही। अगर ये कभी भूल भुला के वापस आ गया पीपी के अंदर तो रियलाइज होना शुरू हो जाएगा, वरना जब ये बिकेगा उस वक्त जितना सरप्लस पड़ा होगा रियलाइज हो जाएगा सारे का सारा इकट्ठा। आई कैप से 2 दफा, आई कैप से नहीं माजरत, कहीं आई कैप सुन ना ले, आई कैप के एग्जामिनर से जिसने पेपर बनाया था ना पीपीई के अंदर 2 दफा उसने गलत सजेस्टेड आंसर दिए। एक दफा उसने लाइफ चेंज की और उसने एट द एंड ऑफ लाइफ चेंज को कंसीडर किया, साल के शुरू में कंसीडर, एक सवाल के अंदर, बाद में संभल गया, बाद में जितने भी साल आए उसने सही किया। और एक दफा उसने फेयर वैल्यू मॉडल में ले जाकर पीछे जो सरप्लस पड़ा था उसको भी रियलाइज करना शुरू कर दिया रिमेनिंग लाइफ के ऊपर, कि वो जैसे 16 पे पड़ा था रियलाइज होना, वैसे रियलाइज करना शुरू कर दिया था। वो दोनों सवाल हमारी आई कैप की किताब के अंदर भी है और आई कैप के सजेस्टेड आंसर के अंदर भी। अब वो आई कैप की किताब के अंदर उसका सोल्यूशन ठीक है, लेकिन आई कैप के जो सोल्यूशन हैं उनमें उसका जो आंसर है वो गलत है, क्योंकि कल को आपको ना सजेस्टेड आंसर मिल जाएंगे, या कोई किताब आपने क्लास फेलो के पास पढ़ी हो तो वो कहेगा ये देखो जी इसका जवाब ये है और आप ये फाइंड कर रहे हो। आई कैप की किताब में इसका आंसर ठीक किया हुआ है लेकिन सोल्यूशन के अंदर ठीक नहीं है। तो जो सरप्लस पड़ा हुआ है ना, जो ट्रांसफर की वजह से सरप्लस आया है,
क्योंकि वो चला गया फेयर वैल्यू मॉडल में, तो वहां तो डेप्रिशिएट होना ही नहीं है ना। तो फिर जो आपका सरप्लस पड़ा हुआ है ना 16 में जो क्रिएट हुआ था, वो एज इट इज पड़ा रहेगा। और कब खत्म होगा? जिस दिन वो एसेट बिकेगा, उस दिन जितना सरप्लस पड़ा है डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। ठीक होगी बात? तो अभी इसका मतलब है उसकी रियलाइजेशन की एंट्री पास, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है ये, क्योंकि ये आई कैप का कसूर नहीं, ये स्टैंडर्ड का कसूर है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे ही रिक्लासिफाई हुआ उसको रियलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि वो अब पीपी रहा ही नहीं। तो पीपी जब रहा ही नहीं तो उसकी जो चीजें पड़ी हुई हैं हम उसकी डेप्रिसिएशन एलिमिनेट कर चुके हैं, ये एक्यूमुलेट डेबिट कर दी, वो IAS 40 में चला गया, आगे वो फेयर वैल्यू पे रोटेट भी हो रहा है, तो उसका जो सरप्लस हमें पड़ा हुआ है तो उसको रियलाइज कर देना चाहिए। लेकिन फिर वही बात, इनकम कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। रियलाइज होने का मतलब है इनकम बन गई, तो एक्चुअल में तो इनकम हुई नहीं ना, मिली तो है नहीं हमें, तो इसलिए वो फिर कहते हैं कि नहीं, जब तक इनकम रियलाइज ना हो तब तक हम उसको नहीं लिखते। ठीक होगी बात? अब ये कौन सा साल था? 23। अब आएगा दिसंबर 23, अब आएगा, और दिसंबर 23 में ये एसेट की स्टेटस क्या है? पीपीई है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? फेयर वैल्यू गेन लॉस शुरू हो जाओ, बढ़ेगा तो फेयर वैल्यू गेन, कम होगा तो फेयर वैल्यू। लो जी 23 में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, दिसंबर ये हुआ है 24 है। अच्छा 24, और यार ये 23 और 24 ऐसे करो, वो हमने पहले लेके बैठे थे ना, 40 से ज्यादा और फिर 10 से कम। 40 से ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन, और फिर दिसंबर 24 में फेयर वैल्यू लॉस डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। और ये आपको पता है एक्सट्रैक्ट में कैसे जाते हैं, वो आपको सारी पता चीजें होनी चाहिए। तो ये आपका ट्रांसफर हो गया 16 से 40 और 40 से 16। कैसे ट्रांसफर करना है? जिस स्टैंडर्ड में आप पहले हैं उसी स्टैंडर्ड से आपने ट्रांसफर करना है, फिर आगे जाते हुए इस बात का ख्याल रखना है। ठीक होगी बात? डन है? सर एक सवाल, सर अगर इस क्वेश्चन को अगर हम इस एसेट को अगर हम डिस्पोज करें तो डिस्पोजल की एंट्री के साथ हम एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन हाँ, रियलाइजेशन। डिस्पोजल की क्या एंट्री पास होगी? बोला उस वक्त वो देखेंगे वो किस एसेट में पड़ा हुआ था। अगर पीपी इन्वेस्टमेंट में पड़ा था तो फिर तो पीपी की डिस्पोजल की एंट्री कैश डेबिट, एक्यूमुलेटेड एक्शन डेबिट, पीपी क्रेडिट और एसओपीएल। और अगर वो पड़ा हुआ था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, बैंक या रिसीवेबल डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, जो डिफरेंस आएगा वो एसओपीएल। ये फेयर वैल्यू गेन या लॉस नहीं आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो गेन, या ज्यादा कीमत पे बिक गया तो गेन, कम कीमत पे बिक गया तो वो रियलाइज नहीं होता। गेन या लॉस रियलाइज नहीं होते। जो आपका हाँ, उस वक्त क्या होगा? ओसीआई डेबिट, रिटेन अर्निंग, उस सारी अमाउंट से वो जैसे डिस्पोजल ऑफ द रीवैल्यूड एसेट की एंट्री पास होती है वही। हाँ जी। उसके बाद IAS 2 वाला बहुत आसान सा है, पेपर में अभी तक नहीं आया, और अगर आता है तो 2 एक नंबर का आ जाता है कहीं ना कहीं। वो इसलिए सबसे पहले हम करते हैं IAS 42 IAS 2। और अभी क्या बात चल रही है? IAS 40 हमारा फेयर वैल्यू मॉडल पे है। IAS 40 हमारा एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर वाले दिन एक एंट्री पास होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ऐसा होगा ना? जिस दिन हमने ट्रांसफर किया IAS 2 के अंदर, उस दिन हम देखेंगे कि हमारी वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पिछले से कम हो रही है, या अगर कम हो रही है तो फेयर वैल्यू लॉस टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और अगर ज्यादा हो रही है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू, वही पहले उसको फेयर वैल्यू पे लेकर। फिर अगली एंट्री क्या पास होगी? इन्वेंट्री डेबिट,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू से, इन्वेंट्री डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट फेयर वैल्यू से। IS 2 से IS 40, ये बहुत आसान है, और अगर आप सिंगल एंट्री पास कर लोगे तो आपके लिए और आसानी होगी। एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन हम 40 से 2 में जा रहे हैं ना, पहले एक एंट्री पास करनी है, उसकी फेयर वैल्यू पे उसको लेकर आएंगे, फिर उस दिन आगे ट्रांसफर कर देंगे इन्वेंटरी टू इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी। जिस दिन नहीं, वही तो बताई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रांसफर भी कर रहे हो और उस दिन की वो तो 2-4 और फेयर वैल्यू बता देता फ्री में, उसके साथ साथ 2-4 और भी फेयर वैल्यू बताई होती हैं, कि जैसे वो हमने वो देखा था कि I16 में कॉस्ट मॉडल पे तो उसने फेयर वैल्यू भी बताई हुई थी। हाँ जी, ये बड़ा आसान है, सिंपल। जिस अमाउंट पे आपका स्टॉक पड़ा हुआ है ना, उस स्टॉक से कर दें क्रेडिट। जिस अमाउंट पे भी स्टॉक पड़ा हुआ है क्या कर दें उसको? क्रेडिट। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कर दें डेबिट। ये लेके इसके ऊपर उसकी फेयर वैल्यू, जो उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो स्टॉक था उसकी जो फेयर वैल्यू है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से क्रेडिट और उसकी फेयर वैल्यू से डेबिट, और जो डिफरेंस आएगा, देखिए इन्वेंट्री बड़ी होगी ना, इन्वेंट्री को हम किस पे लिखते होते हैं भला? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआर। वो जिस अमाउंट में भी पड़ा होगा ना, उसी अमाउंट से क्रेडिट कर दो, और हम देखेंगे उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो उस मार्केट वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को दे दो डेबिट। जो डिफरेंस आएगा या वो गेन होगा या वो लॉस होगा। पहले आप कर सकते हो, पहले इन्वेंट्री को भी रीस्टेट कर सकते हो कि पहले इन्वेंट्री की वैल्यू कम या ज्यादा कर लो, ठीक है। फिर जैसे हम नॉर्मल करते हैं, पहले इन्वेंट्री का कर लो, इन्वेंट्री की एंट्री पास कर लो, और इन्वेंट्री का डिफरेंस आएगा वो भी तो एसओपीएल में जाना है। तो इसका आसान तरीकाकार क्या है कि अगर वैल्यू ज्यादा हो रही है तो एसओपीएल, और अगर वैल्यू कम हो रही है तो एसओपीएल। नहीं ट्रांसफर कर सकते क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे है। नहीं, फिर स्टैंडर्ड की बात नहीं मान रहे हम। स्टैंडर्ड क्या कहता है, जब भी किसी जगह से आओ डायरेक्ट फेयर वैल्यू पे आओ। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे डेबिट करो, स्टॉक को अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से क्रेडिट करो, और जो डिफरेंस है वो एसओपीएल पे ट्रांसफर, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप कहते हो नहीं सर हमने नहीं आना, हमने पहले स्टॉक को फेयर वैल्यू पे लेकर जाना है, तो फिर अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो स्टॉक डेबिट, एसओपीएल क्रेडिट, या कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, एक ही बात है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल क्यों लिखा? क्योंकि ये जो स्टॉक होता है ना, ये जीपी से ऊपर ऊपर आता है, तो आप एसओपीएल की जगह कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ सेल की जगह एसओपीएल लिख सकते हैं, जो जीपी से ऊपर ऊपर आते हैं। और फिर या अगर स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है तो एसओपीएल डेबिट या कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट टू। ये किस चीज के? ये एंट्री है, ये तो मैंने कंपाउंड एंट्री एक ही पास करवा दी ना। अगर पहले आप फेयर वैल्यू पे लाएंगे, या स्टॉक बढ़ जाएगा पहले से, या स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी। बढ़ जाएगी तो स्टॉक डेबिट, कम हो जाएगी तो स्टॉक क्रेडिट। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू स्टॉक, फिर गेन या लॉस की दोबारा एंट्री पास नहीं होगी, और वही जो गेन या लॉस ऊपर आ रहा है वो इसके अंदर मैंने मर्ज करवा के लिखवा दिया। ठीक होगी बात? चलो जी, ट्रांसफर वाला काम भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब प्रैक्टिस रह गई इसकी हमारे पास। प्रैक्टिस कल करेंगे, मेन हमारा जो मेन फोकस है, और उसके लिए ना आपने जो कुछ पेजेस मैं आपको दे रहा हूं ये लाजमी आपने समझ के पढ़ने हैं। अच्छा जी, ये वाले पैराग्राफ अगर आपको समझ लग जाए तो ये इससे अच्छी कोई बात नहीं है, और ना समझ लगे तो परेशानी वाली कोई बात नहीं। ये आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। आपने एग्जांपल नंबर 4 करनी है, एग्जांपल नंबर 5, 6, मतलब ये ट्रांसफर की जितनी भी है ना, एग्जांपल 7, डिस्क्लोजर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, 8, एंड ये एग्जांपल दो एंट्रीज ही हैं बस। बस बाकी पे 4, 5 10,
एग्जाम्पल कल हमने इधर ही करनी है। 9 तक करना है। हाँ 9 तक। नहीं है 8 तक करनी है। 8 तक करनी, 8 तक, 9 तक नहीं करनी, 8 तक। हाँ